ये थे आर्टिकल 14 टू 18। उसमें लास्ट वाला आर्टिकल था उपाधियों का अंत, जिसमें क्या बताया था किसी भी नागरिक को कोई भी उपाधि रखने का अधिकार नहीं होता था, जैसे कि औपनिवेशिक काल में या फिर राजा महाराजा के काल में, जैसे राजा रखते थे, विक्रमादित्य रखते थे। तो वो सारे आर्टिकल, क्योंकि समानता के अधिकार को थोड़ा सा वो लोग देख नहीं सकता है। अगर आप किसी भी समाज में किसी आदमी को स्पेशल अधिकार दिए हैं कि वो अपना नाम के आगे महाराजा लगाए, तो फिर समानता का अधिकार ठीक से आपको कहाँ से लगेगा कि हाँ समानता का अधिकार दिया गया है समाज में। तो इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया था। इसमें क्या था, किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि लेने का अधिकार नहीं था। कुछ इसमें अपवाद थे, जैसे कि जो पीएचडी किया हुआ है उसको डॉक्टर वगैरह लगा सकता है। तो उपाधियों का अंत, इसमें उपाधियों के अंत में महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब आदि सभी को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था। साथ में आपको पता होगा कि फादर ऑफ द नेशन यानी कि जो हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी हैं, तो क्या महात्मा गांधी को सच में हमारे संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि उनको एक उपाधि दिया जाए राष्ट्रपिता के रूप में, फादर ऑफ द नेशन के रूप में? तो इसका सही आंसर है कि कानूनन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन इसी आर्टिकल के थ्रू नहीं माना जाता। ठीक है, उनको तो सिर्फ सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में रेडियो प्रसारण के द्वारा उनको उपनाम दिए थे फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता का। तो आपको याद रखना है कि फादर ऑफ द नेशन कानूनन महात्मा गांधी को हम लोग संवैधानिक अधिकार पे कहीं नहीं दिए हैं। उनका भी उपाधियों का अंत के कारण कहीं पे भी लीगली वो फादर ऑफ द नेशन नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना है। फिर था स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19। इसमें क्या था, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें आपको बोलने का अधिकार था और बोलने के अधिकार के थ्रू प्रेस की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित थी। और अगर हम किसी से कुछ पूछते हैं तो ये मेरा अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए कि हमको भी उलट के जवाब दे कोई। इसीलिए आरटीआई को बनाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन को। इसी के तहत अपना गुस्सा, रोष दिखाने के लिए पुतला जलाना वगैरह अधिकार है। झंडा लहराने का भी अधिकार है। तो याद रखना इसमें प्रेस की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी आर्टिकल के थ्रू 5-6 और आर्टिकल है, 19A, 19B, 19C। तो 19A में क्या था, अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता है। तो आपको हम इसका ट्रिक्स बताए थे, जैसे कि अगर हम लोग को घूमने जाना है तो सबसे पहले सबको बुलाते हैं, पहला बोलते हैं। 19A में बोलने का अधिकार। 19B में क्या है, सभा करने का अधिकार, मतलब बिना हथियार के सभा करने का अधिकार। तो जब भी हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो ग्रुप में कैसे डिस्कस करते हैं, पहले बोलते हैं, बोलने के बाद सभा करते हैं, सभा करने के बाद जो जाता है उसको व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। 19C में संगठन है। 19(4) में क्या है, 19(4) में है कहीं पे भी हम लोग बिना रोक टोक के घूम सकते हैं। 19(5) में किसी क्षेत्र में बसने का अधिकार है, कोई घूमने गया लेकिन वहीं अच्छा लगा तो वहीं बस गया। फिर 19(6) में क्या था, संपत्ति का अधिकार था। लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में नहीं रख सकते हैं। नहीं तो अगर मान के चलिए कोई भी विकास काम के लिए आपके घर को तोड़ के अगर रोड जाना है तो आप बोलिएगा कि संपत्ति का अधिकार तो मेरा फंडामेंटल राइट्स है, तो आप हम लोग से छीन नहीं सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के थ्रू ये कहाँ चला गया, हमारा भाग 12 में 300 में, जो एक कानूनी अधिकार है। अब सरकार आपसे छीन सकती है लेकिन कोई भी पर्सनल आदमी आपसे छीन नहीं सकता। इसी के तहत 19(7) में क्या है, व्यवसाय करने का अधिकार। तो ये सारा 19 में है, 19A, B, C, D, E, F, G। ठीक, इसी पे एक चीज और याद कर लीजिएगा कि पता चला कि बोलने का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसके थ्रू आप कहीं पे भी पुतला जलाने के लिए या फिर अपना आंदोलन करने के लिए सार्वजनिक यातायात साधन को रोक नहीं सकते। ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग केस में दिया था, तो इसको ऐड कर लीजिएगा। शाहीन बाग केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया कि बोलने की या फिर आंदोलन करने की स्वतंत्रता तो है, पर ऐसा नहीं है कि इसके कारण आप लोग सार्वजनिक यातायात साधन यानी जहां मन किया तहां ट्रेन को रोक दिए, तो ये अधिकार नहीं है। फिर 20 में क्या था, इसमें को रिपीट कर दीजिएगा ना। कौन 19 वाला,
ये नहीं, शाहीन बाग वाला स्टेटमेंट को। तो शाहीन बाग, जब सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग केस गया, एक तो शाहीन बाग केस में जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट में कि तुमको पुतला जलाने का अधिकार है, अपने बात रखने का अधिकार है कि हाँ हमको इस काम से हम इसका विरोध प्रदर्शन करके पुतला जलाते हैं ना, तो पुतला जलाने के समय ऐसा करते हैं कि यातायात साधन को रोक देते हैं, पूरा ट्रैफिक जाम कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग केस में ये जजमेंट दिया कि किसी भी सार्वजनिक यातायात साधन को आप नहीं रोक सकते। पता चला मन किया तो ट्रेन को रोक दिए, तो ये सब लीगल नहीं है। तो शाहीन बाग केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को पास किया है। ठीक है, फिर 20 में क्या था, दोष सिद्धि के सम्मत संरक्षण, आपराधिक मामलों में संरक्षण। तो इसमें क्या है, एक गलती की एक सजा। आप लोग फिल्म में हमेशा सुनते हैं ना, एक मर्डर करो या 10 मर्डर करो आपको एक ही सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ बस इतना समझिए, एक गलती की एक सजा। सजा उस समय के कानून के अधिकार पे दी जाएगी जिस समय आप जो अगर गैर कानूनी काम करते हैं, उस समय जो बना हुआ है अधिनियम और जिसके थ्रू आपको सजा देनी है, उसी के आधार पे सजा देगी। बाद में अगर कोई चेंज हो गया कानून, तो बाद के अनुसार नहीं देगी। जिस समय आप कोई गैर कानूनी काम किए हैं और उस समय उसके लिए जो कानून बनाया गया है, उसी के आधार पे आपको सजा दी जाएगी। तो यह है 20 में भी है। कैदी को संरक्षण, सजा के बाद कैदी का संरक्षण, ये भी 20 में है। दोष सिद्धि के समक्ष संरक्षण यानी आपराधिक मामलों में संरक्षण, ये आर्टिकल 20 में है। और 20 यही कहता है कि जब तक किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में दोषी करार नहीं दिया जाएगा, उसको अपराधी नहीं माना जाता। ठीक है, 20 में यही दिया गया है कि जब तक किसी को कानून न्यायालय दोषी करार नहीं देता, दोषी नहीं माना जाएगा। अब है आर्टिकल 21। 21 में क्या है, जीवन यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 20 में क्या है, 20 मतलब 20 जहर समझ लीजिए, और जहर क्या है, आपराधिक मामलों में संरक्षण, दोषी आदमी को संरक्षण देना। और 21 में क्या है, जीवन और व्यक्तिगत यानी दैहिक स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार है, उसे केवल कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही छीना जा सकता है। मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि जीने का अधिकार। और हम आपको बताए थे, इसी जीने के अधिकार के कारण पुलिस आपका ट्रैफिक में हेलमेट चेक करती है, क्योंकि जो हमारी सरकार है वो संवैधानिक प्रक्रिया से चलते और मौलिक अधिकार में लिखा गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपको जिंदा रखने का काम सरकार का है। तो आप हेलमेट पहन के मरने वाला काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपका हेलमेट चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि हेलमेट पहनना, और नहीं पहनिएगा तो चालान कटेगा। और इसी के कारण सरकार जो धुआं वगैरह का चेक करती है ना, पीओसी वगैरह, तो वो भी इसी के कारण चेक करती। साथ में रेड लाइट एरिया में जब चेकिंग होती है, तो जहाँ पे वेश्यावृत्ति होती है वहाँ चेकिंग होती है, तो यही आधार होता है कि वहाँ से जो रेड लाइट एरिया में जाते हैं उनको HIV एड्स होने का खतरा होता है, संक्रमण आने का खतरा होता है, जो मरना चाहता है वो लोग वहाँ जाएगा। इसलिए इस अधिकार पे कहती है कि तुमको जिंदा रखना मेरा काम है, इसलिए वहाँ पे भी वो चेकिंग करती है। तो यही है 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार, निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी का भी अधिकार है। कि जैसे आपसे कोई आधार कार्ड मांग दिया ना, तो आप कहते हैं ना अधिकार कार्ड, जो आधार कार्ड है हम क्यों देंगे तुमको, क्योंकि मेरा गोपनीयता का अधिकार है, निजता का अधिकार है। हम अपना जो हमको इच्छा नहीं है अपना प्राइवेसी को सबके सामने दिखाने का, तो हम नहीं दिखाएंगे, इसलिए हम तुमको आधार कार्ड नहीं देंगे। तो यही है कि आधार कार्ड वगैरह बहुत ज़रूरी हो गया था, तो ये भी निजता के अधिकार में है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 20 में क्या है, दोष सिद्धि के समक्ष संरक्षण, और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब क्या है कि जब आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती, आपातकाल का कंडीशन होता है ना, तो सभी मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 हमेशा रहता है। अब 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, यही खत्म हो जाएगा, तो फिर और कुछ रहने का क्या फायदा। तो याद रखिएगा आपातकाल में सारे संविधान निलंबित हो जाते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के निलंबित हो जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 नहीं होता।
अब इसमें एक चीज और पढ़े थे हम लोग, आर्टिकल 21A जोड़ा गया, 21A जिसमें शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन, जिसके थ्रू सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। ये अमेंडमेंट हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 में, कि सरकार का ये काम होगा कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको आपको एजुकेशन देना है। लेकिन अभी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस बात को लिखा गया है कि जो 3 साल का बच्चा है उसी टाइम से उसका एजुकेशन शुरू कर देना। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कभी बता देंगे हम आपको। तो 21A में क्या जोड़ा गया है, शिक्षा के अधिकार को, कि शिक्षा देने का अधिकार सरकार को है, सरकार सभी बच्चों को शिक्षा देगी। ये अमेंडमेंट किया गया था 86वां 2002 में। तो ये टोटल याद रखने वाला बात था। फिर चर्चा हो गया था 22 का, गिरफ्तारी और हिरासत में अधिकार, जो किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी हिरासत में नहीं रखा जा सकता, गैर कानूनी तरीके से हिरासत में नहीं रखा जा सकता और उसे अदालत के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य है। तो गिरफ्तारी और हिरासत में जो अधिकार दिया जाता है वो आर्टिकल 22 में है। हम आपको बताया था इसमें क्या था, इसमें 2 चीजें थे, एक तो पुनिटिव डिटेंशन और एक था प्रिवेंशन डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन और एक था प्रिवेंशन डिटेंशन। पुनिटिव यानी कि सामान्य हिरासत में क्या होता था कि जो व्यक्ति कोई गैर कानूनी काम किया उसके बाद उसको उस पर जो हमारा कानूनी कार्रवाई है वो चालू होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको जैसे इलेक्शन है या फिर कोई त्यौहार है, तो उस समय कोई आदमी जो माहौल खराब करने का उस पर शक होता है, उसको प्रिवेंशन डिटेंशन के थ्रू पहले ही हिरासत में ले लिया जाता है। अब जरूर ऐसा न्यूज में सुनते होंगे कि सार्वजनिक माहौल खराब होने का आशंका के आधार पर वो दोनों को उठा लिया गया, ऐसा होता ही है। तो सामान्य हिरासत में यही होता है, कोई व्यक्ति अपराध किया हो तो उसको सजा दी जाती है, उसको बोलते हैं पुनिटिव डिटेंशन। ये जेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका था। इसके 3 प्रकार थे, हम बताए थे। एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होता है, कारण बताना होता है कि किस कारण से आपको अरेस्ट किया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सशरीर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, लेकिन इस 24 घंटे में यातायात का समय नहीं जोड़ा जाता। फिर है तीसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार, अपना पसंद का वकील रखने का अधिकार है। ये सारे सामान्य हिरासत थे, पुनिटिव डिटेंशन था, जिसमें व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसके बाद का प्रावधान था। लेकिन प्रिवेंशन डिटेंशन में क्या होता है, कोई व्यक्ति को लगता है कि नहीं ये सार्वजनिक तौर पे माहौल खराब करेगा, तो इसको अपराध करने से पहले ही उठा लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अनुच्छेद 22 में निवारक विरोध यानी कि प्रिवेंशन डिटेंशन के बारे में लिखा गया। तो इसमें सामान्य हिरासत के लिए इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए हिरासत में नहीं रखा जा सकता और उसे जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि एकदम नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस हो तो उसको बिना कारण बताए सरकार उठा लेती है। जैसे एक पोस्को एक्ट होता है, पोस्को एक्ट में क्या होता है कि सरकार बिना कारण बताए, बिना वारंट के भी आपको उठा सकती है। तो बहुत खतरनाक एक्ट है हमारे संविधान में बहुत सी चीजें। तो प्रिवेंशन डिटेंशन में यही चीज है। साथ ही प्रिवेंशन डिटेंशन के आर्टिकल 22(3) से 22(7) में क्या क्या प्रावधान है। प्रिवेंशन डिटेंशन के बारे में बताया गया है कि यह हिरासत में व्यक्ति को बिना कारण बताए कुछ समय तक हिरासत में रखा जा सकता है और यह हिरासत 3 महीने के अंदर एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष उसको पेश करना होगा कि जो उसको हिरासत में लिया था वो कितना कानूनी और गैर कानूनी है। आप बराबर न्यूज में सुनते होंगे कि किसी को गलत तरीके से उसको फंसा के पुलिस वाले से मिलके उसको फंसा दिया किसी केस में, ऐसा सुनते हैं ना। तो यही है कि प्रिवेंशन डिटेंशन में 3 महीने के अंदर एक सलाहकार बोर्ड देखता है, चेक करता है कि इसको जो अरेस्ट किए हैं वो कितना कानूनी है और कितना गैर कानूनी है। फिर इस बोर्ड के सिफारिश में लगता है कि नहीं इसको और अंदर रखो, जेल के अंदर रखो, कस्टडी में रखो, तो इसको और
आगे रखने का काम भी यही जिला सलाहकार बोर्ड करती है। ठीक है, इतना सारा हम लोग देख लिए थे। कुछ निवारक विरोध के कानून थे, प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ थे। एक प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ था, वो ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 1980 में। इसमें क्या है कि भारत की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के खतरे के मामले में प्रिवेंशन डिटेंशन की अनुमति है। भारत की सुरक्षा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक व्यवस्था बनाना और सुरक्षा के लिए खतरे के मामले के लिए ये प्रिवेंशन डिटेंशन है, जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। और इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को बिना आरोप के 12 महीने तक हिरासत में रख सकता है। और जो सबसे ज्यादा पुलिस इनकाउंटर वगैरह होता है ना, इसी से होता है, एनएसए से। ये सब पहले ही हम लोग पढ़ लिए थे, इसलिए जल्दी जल्दी में खत्म कर दे रहे हैं। पब्लिक सेफ्टी एक्ट, तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें कुछ कुछ और है। पोटा है, आतंकवाद विरोधी कानून, जो 2001 से 2004 तक चला। टाडा और पोटा, टोडा और पोटा, तो इसमें टाडा में ही जो संजय दत्त है वो जेल गए थे, तो टाडा के थ्रू संजय दत्त जेल गए थे। ये भी एक प्रिवेंशन डिटेंशन निवारक विरोध कानून है, जिसमें क्या होता है कि लगता है कि कोई भी सार्वजनिक मामला खराब करेगा, सार्वजनिक व्यवस्था खराब करेगा, तो उसको पहले ही सरकार हिरासत में ले लेती है। फिर एक है अनलॉफुल एक्टिविटी, यूएपीए एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट में क्या होता है कि कोरोना के टाइम में क्या हुआ था कि जब किसी को वैक्सीन लगाने जा रहा है तो थूक रहा है डॉक्टर में, नर्से में, तो उसमें क्या लग जाता था, यूएपीए लग जाता है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन डिटेंशन। साथ ही मान के चलिए कि अगर आप कोई बराबर न्यूज में देखते होंगे कि वीसी है, किसी यूनिवर्सिटी का वीसी है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी के वीसी के पास गए और एकदम गरज गरज के हाथ पटक रहे हैं उसका टेबल में कि ये गैर कानूनी है, वो गैर कानूनी है, उससे गलत तरीके से बात कर दिया, कभी कभी मार कुटाई कर दिए, तो उस पर भी यूएपीए लग जाता है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट। तो ये सब हम लोग पहले देख लिए थे। अब हम लोग आज से शुरू करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, वो सारी तो हम लोग पहले भी देख लिए थे, पर अभी आज करेंट से हम लोग यही देखेंगे कि शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार होता है। तो नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, शोषण। आर्टिकल 23 में क्या लिखा हुआ है, 23 में क्या लिखा हुआ है, मानव तस्करी यानी कि मानव दुर्व्यापार, जबरन श्रम का निषेध यानी बलात् श्रम का निषेध। यह अनुच्छेद मानव तस्करी, जबरन श्रम और अन्य प्रकार के शोषण को प्रतिबंधित करता है। कहने का मतलब है कि जो मानव दुर्व्यापार है, अब ऐसा थोड़ी है कि मानव को आप बेच सकते हैं, अब बलात् श्रम, बिना पैसा का श्रम कराइएगा, तो ये सब तो गैर कानूनी होगा, ये तो शोषण कर रहे हैं आप, तो इसको शोषण के अधिकार में रखा है। तो 23 मतलब तैस में रख के आदमी करता क्या है, या तो मानव का तस्करी करने वाला लोग बहुत तैस में रहता है, या फिर बिना मेहनत का काम कराने वाला लोग हमेशा तैस में रहता है, बलात् श्रम। तो इसका कुछ परिभाषा है। मानव दुर्व्यापार, इसका क्या परिभाषा है कि पुरुष, महिला एवं बच्चे किसी वस्तु के समान खरीद बिक्री नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये तो शोषण है। अगर किसी को बेच रहे हैं, कोई भी महिला पुरुष बच्चा को खरीद बेच रहे हैं, तो ये तो एकदम शोषण है। फिर दूसरा क्या है, महिलाओं और बच्चों को अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, तो ये भी मानव दुर्व्यापार की परिभाषा में आता है। तीसरा है देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा क्या होता था कि कुछ महिलाएं को जो मंदिर है उसकी सेवा के लिए हमेशा मंदिर में समझ लीजिए दास की तरह रहना पड़ता था, और जब दास की तरह रहता था तो बहुत सारा शोषण भी होता था। तो देवदासी प्रथा को भी इसमें परिभाषित किया गया है। साथ ही इस तरह के कृत्यों पर दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 बनाया। कहने का केवल इतना मतलब है कि 23 में क्या है,
आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम, यानी कि मानव का तस्करी और जबरन श्रम निषेध है, खत्म है। तो मानव दुर्व्यवहार का कुछ परिभाषित किया गया है, तो यही चीजें हैं कि आपको महिला पुरुष किसी का खरीद बिक्री सामान की तरह थोड़ी करना है। और दूसरा है बलात् श्रम, बेगारी का श्रम। आप हमेशा सुनते हैं ना, हम लोग का तो झारखंड वाला लोग हमेशा इस चीज का डायलॉग देता है कि बेगारी थोड़ी खट रहा है, पैसा देवे नहीं करता। तो वही चीज है बलात् श्रम। क्या बोलता है? किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना क्या है? बलात् श्रम है। बलात् श्रम में केवल शारीरिक अथवा कानूनी बलात् स्थिति ही शामिल नहीं, बल्कि इसमें आर्थिक परिदृश्यों से भी उत्पन्न बाध्यता तथा न्यूनतम मजदूरों से कम काम करना भी शामिल है। मतलब कि इसमें क्या है कि जबरदस्ती काम कराने के साथ साथ एक सरकार एक लिमिट तय करती है कि न्यूनतम आदमी को इतना मजदूरी देना है, इससे कम दे रहे हैं तो भी बलात् श्रम जबरदस्ती बेगार श्रम के अंदर आता है। ठीक है, मतलब बलात् श्रम जबरदस्ती का श्रम, बेगार अलग है। बेगार का क्या अभिप्राय है? बिना परिश्रमिक काम करना, तो बेगरिया काम कर रहे हो। आदमी अक्सर अभी जितना भी झारखंड का स्टूडेंट है बेगरिया पढ़ रहा है, क्योंकि सरकार क्या कर रही है? रिजल्ट तो दे नहीं रही है, क्वेश्चन लीक कर रही है। तो क्या हो गया? बेगार श्रम वही चीज है। यह एक विशिष्ट भारतीय व्यवस्था जैसे कि बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता। बंधुआ मजदूरी में भी यही होता था ना, आदमी को मजदूर बना लेता था, बंधुआ मजदूर की तरह रखता था, बिना पैसे से काम कराता था। नागपुर में इसको लेके एक कहानी भी था, बहुत मजेदार कहानी था, याद नहीं आ रहा, तो उसमें बंधुआ मजदूर कराता था। तो याद रखना है अनुच्छेद 23 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में कि जो बलात् श्रम और मानव दुर्व्यवहार दोनों को हटा दिया गया। तो मानव दुर्व्यवहार में हम लोग जान गए हैं कि पुरुष महिला किसी की खरीद बिक्री नहीं, उसको क्या बोलते हैं, वैश्यावृत्ति नहीं, जबरदस्ती का काम नहीं, देवदासी प्रथा ये सब नहीं होता है। बेगार में बिना परिश्रमिक का काम करना, जैसे बंधुआ मजदूर है, तो इसको परिभाषित कर दिया गया है। बलात् श्रम में किसी भी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती काम नहीं कराता है, बहुत जगह होता है कि जबरदस्ती काम कराता, तो ये सब बलात् श्रम के अंदर आता। इसका कुछ अपवाद भी है। इसका अपवाद है कि मान कर चलिए अगर सरकार को युद्ध की स्थिति हो गई, अब हमारे पास आर्मी थोड़े कम पड़ रहे हैं, तो सरकार को यह अधिकार है कि आपकी जबरदस्ती का काम करा सकती है। अब आप लोग जानते होंगे कि एक दिल्ली के बहुत बड़े नेता हैं जो दूसरे गांधी समझे जाते हैं, अभी के गांधी समझे जाते हैं, अन्ना हजारे, कितने अहिंसक हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति बन गई, युद्ध की स्थिति बन गई 1971 में, तो वो गए थे इसी के थ्रू कि अगर लगे कि सरकार को लगा कि युद्ध की स्थिति में हमारी आर्मी के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए हमको कहीं और से आदमी उठाना, तो उठा सकती है, जबरदस्ती काम करा सकती है। तो ये एक अपवाद है अनुच्छेद 23 का। ठीक है, और इसका अपवाद का सीधा एग्जाम्पल आप याद रखिएगा अन्ना हजारे से। अन्ना हजारे इतने अहिंसक आदमी हैं, फिर भी उनको 1971 में जब झगड़ा हुआ, लड़ाई हो रही थी हमारी, तब उनको उठा के लेके गई थी सैनिक में, वो काम किए हुए हैं। ठीक, तो अपवाद क्या है? अनुच्छेद 23 में राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, यानी कि उदाहरण समझिए सैन्य सेवा और सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है। सैन्य और सामाजिक दोनों तरह का सेवा आपको आरोपित कर सकता है कि पता चला जबरदस्ती उठा के आपसे काम करा रहा, जिनके लिए वह धन देने के लिए बाध्य नहीं। अब बताइए कि युद्ध जैसी स्थिति है, अब इसके बीच में अगर आर्मी हमारी थोड़ी सी कम हो रही है और ज़रूरत है और लोगों की, और अगर हम लोग नहीं गए, तो फिर उसके बाद हम लोग का कौन सा मौलिक अधिकार बचेगा? तो इसलिए ये अपवाद है आर्टिकल 23 का। लेकिन इस तरह की सेवा में लगने में राज्य धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि भले आर्टिकल 23 का अपवाद है कि जरूरत पड़ा तो हमको उठा के ले गया और पैसा भी नहीं दे रहा, लेकिन जो उठाने का प्रक्रिया है उसमें भी कोई भेदभाव नहीं करेगा, जो पकड़ाया उसको उठा के लेके जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 23 हम लोग समझ लिए। आर्टिकल 24 क्या करता है? बच्चों
के रोजगार पर प्रतिबंध। जो बच्चा है उसके रोजगार पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक उद्योग में रोजगार देने पर रोक लगाई गई है, लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान ना पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिबंधित नहीं करता। कहने का मतलब यही है कि अनुच्छेद 24 क्या कहता है, बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंधित है। जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं अगर किसी खतरनाक जगह में काम करते हैं तो फिर वो लीगल नहीं है। जैसे कि फटाका कंपनी है, जहाँ पे फटाका बन रहा, खतरनाक जगह है, कांच फैक्ट्री है, वहाँ पे आप काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि खतरनाक उद्योगों में रोजगार देने पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान ना पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करती है। मतलब आप देखते होंगे कि आपका उम्र 14 है और आप घर में, अगर आपका घर वाला होटल चला रहा है, थोड़ा बहुत आप भी हेल्प कर दीजिएगा, तो वो क्या है, खतरनाक काम नहीं है और उससे जबरदस्ती नहीं करा रहे, वो एज हेल्प कर रहा है तो वो लीगल है। इसका कहने का यही मतलब है कि यह प्रतिषेध किसी नुकसान ना पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन को प्रतिषेध नहीं करता। लेकिन क्या हुआ, बाद में सुप्रीम कोर्ट इस पे जजमेंट दी। अब सुनिए क्या कहानी। 1996 में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष, एक फंड, बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष यानी एक फंड की स्थापना की और निर्देश दिया कि जो भी 14 वर्ष से कम तक के बच्चों को नियोजित करते हैं, काम पे रखते हैं, उसको प्रति बच्चा 20,000 रुपए का जुर्माना देना हो, और जो 20,000 रुपए का जुर्माना होगा वो पैसा इसी बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष यानी इस फंड में जमा होगा, और जिससे बच्चों की शिक्षा यानी एजुकेशन, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के निर्देश दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस पे एक जजमेंट 1996 में सुप्रीम कोर्ट देते हुए बाल श्रम पुनर्वास कल्याण फंड बनाया, जिसमें बोला कि भैया कोई भी 14 वर्ष से कम तक के बच्चों को रोजगार देती है, उससे पर बच्चा 20,000 रुपए जुर्माना लो और उस फंड का प्रयोग वही लोग के लिए एजुकेशन, हेल्थ, इस सब चीजों में करो। ठीक, फिर एक और चीज क्या हुआ, 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, कोई भी घरेलू काम जो नौकर वगैरह होता है, मेड वगैरह, उसमें भी 14 वर्ष तक से कम के बच्चों को आप नियोजित नहीं कर सकते, एम्प्लॉय नहीं बना सकते। और कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो बिजनेस का कार्य है, जैसे होटल है, रेस्टोरेंट, दुकान, कारखाना, स्पा, चाय की दुकान आदि में कोई भी नियोजित पर रोक लगा दिया। सरकार 2006 में इस पे कानून बनाई कि भैया किसी भी बच्चे को जो 14 वर्ष से कम है उसको आप किसी भी काम में नहीं लगा सकते। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध अभियोजन अथवा दंडात्मक कार्य की चेतावनी दी गई है। तो याद रखना है आर्टिकल 24 में क्या है, बच्चों के रोजगार पर प्रतिषेध, यानी कि बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आपको काम में नहीं रखना है। पर यहाँ पे आर्टिकल 24 में क्या था, उस समय क्या लिखा गया था कि आर्टिकल 24 में किसी भी जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं किसी भी खतरनाक व्यवसाय में या खतरनाक काम में नहीं लगाना है। जैसे फटाका कंपनी हो गया, शीशा वगैरह का कंपनी हो गया, खनन वगैरह हो गया, जो भी खतरनाक उद्योग हो उसमें नहीं लगाना है। लेकिन जहाँ पे अगर लगा खतरा नहीं है वहाँ पे नियोजित कर सकते। लेकिन बाद में बहुत सारे अधिनियम बने, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दी, तो बोली सीधी बात है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को आप नियोजित नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। ठीक, आप अक्सर देखते होंगे कि बहुत सारा बच्चा लोग होटल वगैरह, चाय वाय का दुकान में काम करता है, मैकेनिक वगैरह का दुकान में काम करता है, तो वो बिल्कुल भी लीगल नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल शोषण के विरुद्ध 2 ही अधिकार होते हैं, आर्टिकल 23 और 24। 23 में क्या था, मानव तस्करी यानी मानव दुर्व्यापार और बलात्कार। और आर्टिकल 24 क्या है,
कि बच्चा को रोजगार में नहीं रख सकते। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या हो सकता है? शोषण कौन सबसे ज्यादा शोषित होता है? तो मानव दुर्व्यापार और ब्लाट श्रम, जबरदस्ती जो श्रम में लगे हैं वो, या फिर जो मानव का जिनका दुर्व्यापार हो रहा है वो। और 24 में क्या है? बच्चों के रोजगार से संबंधित है। तो 2 आर्टिकल हो गए, शोषण के विरुद्ध 2 ही आर्टिकल हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब है आर्टिकल 25 यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानने का, उसका प्रचार करने का पूरा स्वतंत्रता। ठीक है, अब इसमें अंतकरण की स्वतंत्रता लिखा गया है, राइट टू डेरोगेशन लिखा गया। अंतकरण की स्वतंत्रता है मतलब कि आप राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म की मान्यताओं को माने, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म की मान्यताओं को माने। तो यही चीज बोल रहा है आर्टिकल 25 कि आपको धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक, धर्म मानने की, उसको पालन करने की या प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता, यानी अंतकरण की स्वतंत्रता। माने मन आपको जो धर्म मानना है मानिए। देश का कोई धर्म नहीं है, देश धर्मनिरपेक्ष, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से संबंध बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है। मतलब आपको जिस तरीके से आप पूजा करते हैं, काली पूजा करते हैं तो काली पूजा में जिस तरह से बलि वगैरह देने की प्रथा है, लोग देते हैं और कहीं कहीं नहीं भी देते हैं। तो अपने मन से मानिए, जैसे मानना है वैसे मानिए। ईद में जैसे मानना है मानिए, जैन धर्म वाले, सिख धर्म वाले, जो अपने तरीके से जिस तरह से मानना है आप मानिए। उसी को बोलते हैं अंतकरण की स्वतंत्रता, मानने का अधिकार। आपने धार्मिक विश्वास एवं आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार। धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार है। अक्सर तो घोषणा करते रहता है, इतना बड़का लाउड स्पीकर लगल है, यही सब रीजन से लगल है कि हम मानते हैं भैया धार्मिक स्वतंत्रता है हमारी। आचरण का अधिकार, धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता। किस तरह से पूजा करना है, क्या परंपरा है आपकी, समारोह करने की और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन करने की पूरी स्वतंत्रता। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर आपको धर्म मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। आप किसी को कह सकते हो कि हमारे धर्म में ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ये चीजें, लेकिन जबरदस्ती किसी का अगर धर्मांतरण करते हैं तो वो गैर कानूनी। प्रसार का अधिकार, अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रचार और प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना। अक्सर आप देखिएगा ट्रेन में आपको धार्मिक किताबें बेचते लोग मिलेंगे या धार्मिक चीज़ों के गाना बजाना के साथ आपसे कुछ पैसे लेते मिलेंगे। तो ये सब भी समझ लीजिए कि आप एक तरीके से अधिकार ही है, लेकिन आप जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण कराना है तो वो बिल्कुल अधिकार है। परंतु किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म या धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। मतलब जबरदस्ती किया गया धर्मांतरण सभी समान व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित अंतकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण यानी हनन माना जाएगा। ठीक, आप किसी भी धर्म के हैं या फिर कोई भी धर्म मानना चाहते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन आप जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या देखे आर्टिकल 25 में कि धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में क्या है? धार्मिक मामलों का प्रबंधन, कि आप किस तरह से धार्मिक मामलों का प्रबंधन करते हैं। आप हिंदू हैं या फिर सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे किस तरीके से आप मंदिर का मैनेजमेंट करते हैं, किस तरीके का मस्जिद का, किस तरीके के क्रिश्चियन लोग जो हमारा इथी है गिरजाघर है। ठीक है, तो ये सब कितना है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, मैनेजमेंट की स्वतंत्रता देता है।
प्रत्येक धार्मिक समूह को अपने धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता के रूप से प्रबंध करने का अधिकार है। अब इसमें देखिएगा ना, आर्टिकल 25 क्या कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देश का भले कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से कोई भी धर्म को मानते हैं। लेकिन आर्टिकल 26 क्या कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन, यह सामूहिक रूप से प्रबंधन करने का अधिकार देता है कि आप मंदिर बना रहे हैं और मंदिर में आप धार्मिक कार्य करते हैं, चाहे जैसे कि जाहिर सी बात है कोई भी मंदिर बनाए, कोई भी मस्जिद बनाए, कोई भी धार्मिक काम कर रहे हैं, उसके लिए एक संगठन बनाते हैं ना। जैसे कि मान के चलिए कि रांची में समिति बनी, काली पूजा होती है तो काली पूजा समिति बनी, समिति बना के उसका प्रबंधन किया, तो वो सामूहिक रूप से धर्म के बारे में संबंधित है। लेकिन आर्टिकल 25 व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता को बताता है। अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, एक व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी देता है, वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभागों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए। अब ये कौन कौन सी शर्तें हैं? यह व्यक्ति का समूह होना चाहिए, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो। दूसरा क्या है? उनका एक सामान्य संगठन हो, इसका एक विशिष्ट नाम हो। तो ये है, सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था दिया है कि धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्तें पूरी करनी होगी। और यही होता है, कोई भी जैसे मान के चलिए जन जागृति संगम एक नाम है, ये क्या करती है? यह सरस्वती पूजा में सरस्वती पूजा कराती है। अब सरस्वती पूजा कराने में व्यक्तियों का समूह होता है उसमें, जो सभी एक विश्वास तंत्र पे काम करते हैं। दूसरा क्या होता है? एक सामान्य संगठन होता है और साथ ही इसका क्या है? नाम है। ठीक है। तो ये है हमारा उच्च न्यायालय की व्यवस्था, जिसमें धार्मिक संप्रदाय को 3 शर्तें पूरी करनी होती है। उपरोक्त मामले के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि रामकृष्ण मिशन या फिर आनंद मार्ग हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय है, जिस तरह से आरएसएस वगैरह है। ठीक, ये क्या है? धार्मिक संप्रदाय है, क्योंकि इनका क्या है? व्यक्तियों का समूह है, संगठन है और एक नाम है। यही मेन 3 शर्तें होते। याद रखना है आपको, आर्टिकल 26 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर आर्टिकल 26 है धार्मिक मामलों के प्रबंधन, मैनेजमेंट। पहला क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, जो व्यक्तिगत रूप से धार्मिक स्वतंत्रता देता है। 26 क्या है? धार्मिक मामलों का प्रबंधन, मैनेजमेंट के बारे में बताता है। अगला आर्टिकल चलते हैं। अगला आर्टिकल है 27 यानी 27। किसी से पैसा लीजिएगा तो लगता है ना बहुत सता रहा। धार्मिक कार्यों के लिए करों का भुगतान नहीं, धार्मिक कार्यों के लिए भुगतान नहीं। राज्य किसी भी धार्मिक गतिविधि के लिए टैक्स नहीं ले सकता, किसी भी धार्मिक गतिविधि के लिए सरकार टैक्स नहीं ले सकता। यही आर्टिकल 27 में लिखा गया है। धार्मिक कार्यों के लिए करों का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। स्टेट टैक्स नहीं ले सकती। अगर मान के चलिए स्टेट टैक्स लेती, राज्य आपसे टैक्स लेती किसी भी धार्मिक कार्य के लिए, तो फिर कितना गलत हो जाता। धर्मनिरपेक्ष वाला काम ही नहीं होता, लोगों की स्वतंत्रता खत्म हो जाती, धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसके लिए जरूरी है कि आप धार्मिक कार्य में लगे हुए पैसे से टैक्स नहीं ले सकते। तो याद रखना है, अनुच्छेद 27 क्या है? धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स का भुगतान नहीं। अक्सर आप देखिएगा कि टैक्स नहीं लिया जाता है। आप कितना चंदा दीजिए, मंदिर में टैक्स नहीं लगता है। आप देखिए कितना मंदिर में, कितना मस्जिद में कितना पैसा जमा होता है। फिर है आर्टिकल 29 अनुच्छेद 28। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। जितना भी सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है जिसका पैसा सरकार दे रही है, सरकारी शिक्षण संस्थान में किसी भी धार्मिक शिक्षा को नहीं दिया जाता। यही होता है ना, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में होली, दिवाली, छठ वगैरह प्रोग्राम होता है? नहीं होता है। तो बच्चे मना लेते हैं, अलग बात है,
लेकिन यही है कि सरकारी किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। अब किसी दिन ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल में आपको बोला है रामायण पढ़ने, पुराण पढ़ने, बाइबल पढ़ने, तो याद रखना है किसी भी गवर्नमेंट की शिक्षण संस्थान जिसका पैसा सरकार दे रही है उस पर किसी भी धार्मिक शिक्षा को नहीं दिया जाता। ये अनुच्छेद 28 में लिखा गया, याद कर लीजिएगा अनुच्छेद 28। लेकिन इसमें कुछ कुछ तरह के शैक्षिक संस्थानों में विभेद की गई है, डिफरेंट माना गया। अक्सर आप देखते होंगे कि ऐसा संस्थान जिनका पूरा रख रखाव राज्य करती है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल वगैरह, 4 प्रकार के शैक्षिक संस्थान हैं, 4 प्रकार के डिफरेंट शिक्षण संस्थान आप देखते होंगे। ऐसा संस्था जिसकी पूरी तरह से रख रखाव राज्य करता है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। फिर है ऐसे संस्था जिनका प्रशासन राज्य करता है, लेकिन उनकी स्थापना और विन्यास ट्रस्ट के तहत हुई है। कोई ट्रस्ट वगैरह संस्था बना के दे देती है ना, राज्य चलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल हमको याद नहीं आ रहा, पर बहुत सारा संस्था है। सेंट जेवियर कॉलेज तो नहीं ना है, जेवियर कॉलेज वगैरह, ऐसा एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि ट्रस्ट के थ्रू चलने वाला जो संस्था है, जो सरकार ट्रस्ट उसकी स्थापना की, ट्रस्ट उसमें पैसा लगाई, लेकिन राज्य उसका प्रशासन करता है। तीसरा आप देखते होंगे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, हाँ योगदा सत्संग, सही बोले आप, योगदा सत्संग, योगदा सत्संग, योगदा सत्संग है। फिर तीसरा क्या है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान। अक्सर यही होता है ना, बहुत सारे स्कूल्स चलते हैं जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, अनुदानित होते हैं। फिर चौथा है ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हों। तो इस तरह की 4 संस्थाएं होती है, जिसमें पहले वाले में किसी भी गवर्नमेंट की संस्था जिसका वित्त पोषण कर रही है उसमें धार्मिक शिक्षा एकदम नहीं होगा। दूसरे वाले में क्या होगा कि धार्मिक शिक्षा की अनुमति होती है, ठीक है, दूसरे वाले में धार्मिक शिक्षा की अनुमति होती है। जैसे योगदा सत्संग में हम एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गए थे ना, तो वहां बिठा के पूरा लोम विलोम करवाया, कुछ कुछ प्रे भी करवाया, याद भी नहीं। धार्मिक स्वतंत्र, धार्मिक शिक्षा की अनुमति। तीसरा है, तीसरा और चौथा जो है, इसमें स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति है। आप अक्सर देखिएगा जो भी स्टेट में मान्यता प्राप्त संस्थान है या फिर स्टेट से सहायता ले रहे हैं, वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अब मान के चलिए कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ले लीजिए, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अक्सर देखिएगा ना कि कोई फंक्शन आया, दुर्गा पूजा आया या फिर दिवाली आया, तो रंगोली कार्यक्रम, फलाना कार्यक्रम, ढेकाना कार्यक्रम दे के अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी प्रचार करते हैं। और लोगों को लगता है, आम स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, इस यूनिवर्सिटी में बहुत फंक्शन होता है, बहुत मजा आएगा यहाँ पढ़ने में। तो यही रीजन है कि इस तरह का 4 शैक्षिक संस्थानों का डिफरेंट है, जिसमें से आपको पता है कि पहले वाला जिसका पूरा तरह से पैसा सरकार दे रही है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वगैरह, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं होता है। जो ट्रस्ट के थ्रू चल रहा है उसमें अब धार्मिक शिक्षा की अनुमति होती है, जैसे कि योगदा सत्संग आप बोले। तीसरा है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मान्यता तो प्राप्त होती ही है ना, तो वो सब क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं स्वैच्छिक आधार पे, जबरदस्ती नहीं करते हैं। आपको जाना है तो जाइए, नहीं जाना है नहीं जाइए। फिर चौथा क्या है, ऐसी संस्था जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त करते। तो ये सारे शैक्षणिक संस्थान होते हैं जिसमें किस किस तरह का आपको धार्मिक स्वतंत्रता उन लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखना है आपको आर्टिकल 27 में टैक्स नहीं, 28 में किसी भी शिक्षण संस्थान में जो सरकार चला रही है उस पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये था धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता हम लोग देख लिए। 25 में क्या देख लिए, धर्म की स्वतंत्रता देख लिए। सभी आदमी अपने, सभी नागरिक अपने अनुसार धर्म को मान सकते हैं। 26 में प्रबंधन देख लिए, मैनेजमेंट देख लिए। 27 में टैक्स नहीं लगेगा, वो देख लिए। 28 में शिक्षण संस्थानों में शिक्षा, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अब हम लोग देख लेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशन राइट। आर्टिकल 29 में क्या है, अल्पसंख्यक समूहों की संस्कृति के संरक्षण, मतलब अल्पसंख्यक समुदायों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक है,
जो संख्या में कम है, अल्प है। अब वो लोग मान के चलिए समाज में बहुत लंबा, जो लोग बहुसंख्यक हैं उन लोगों के बीच रह के हो सकता है कि उन लोग की संस्कृति खत्म हो जाए या फिर मानने में थोड़ा हिचकिचाए, तो उन लोग के लिए ये व्यवस्था की गई है कि आप अलग से अपने हितों के संरक्षण के लिए काम कर सकते हैं। वही आर्टिकल 29 कहता है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है आर्टिकल 29 किसी भी समूह को, जो भी अल्पसंख्यक समूह है, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा, संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते आप। अक्सर यही होता है कि जो लोग अल्पसंख्यक हैं, अल्प मात्रा में हैं, उनके साथ अगर कोई गलत व्यवहार हो जाए तो उनको हो सकता है कि आप बहुत बड़े समुदाय में बहुसंख्यक लोग हैं, वहाँ एंट्री भी ना मिले। तो इस तरह का व्यवस्था किया गया है कि भैया इनको किसी भी भाषा या संस्कृति के आधार पे, इनकी भाषा या संस्कृति के आधार पे कहीं पे भी किसी भी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते। मान के चलिए कि नागालैंड से कोई समुदाय, जैसे कि बहुत से आदिवासी समुदाय नागालैंड में मानव की खोपड़ी पहन के घूमते हैं। ठीक है, अब वहाँ ना तो आप जा सकते हैं, अब वो लोग आ गया आपके इंस्टीट्यूट में तो आप डर जाइएगा, पता नहीं कैसा व्यवहार कीजिएगा। या फिर मान के चलिए झारखंड में बहुत कम संख्या में सिख लोग हैं, अब लोग अच्छा पगड़ी पहन के आया तो आप उससे थोड़ा सा उसको नकारात्मक तरीके से देख रहे हैं, हो सकते हैं उसको चिढ़ा भी रहे हैं। तो यही है आर्टिकल 29 यहाँ बताता है कि अल्पसंख्यक समूहों के हितों का संरक्षण करता है और किसी भी भाषा या संस्कृति के आधार पर उसको कहीं पे भी रोक नहीं सकते। पता चला कि अगर नागालैंड से खोपड़ी पहन के आ गया ना, तो भी आप बोलिएगा एजुकेशन के लिए हम तुम्हारा एडमिशन यहाँ नहीं लेंगे, बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के आधार पे यहाँ नहीं है, हम आपको बता देते हैं जो जनरल नॉलेज के लिए। अल्पसंख्यक की गणना जो होती है ना, राज्य के आधार पे होती है। जिस राज्य में जिसकी जनसंख्या 10% से कम होती है ना, उसको अल्पसंख्यक माना जाता है। ठीक है, कोई भी अल्पसंख्यक की गणना कैसे होती है? राज्य के आधार पे, स्टेट के आधार पे। और जिस धर्म के लोग या भाषा के लोग 10% से कम है ना, वो वहां अल्पसंख्यक होते हैं। फिर उनको हितों को संरक्षित करने का अधिकार होता है आर्टिकल 29 में। अब जैसे कि क्या है कि हमारे यहाँ धर्म के आधार पे हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन क्या है नागालैंड में जस्ट उल्टा है, वहाँ राज्य के आधार पे हिंदू वहाँ कम है तो हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक है, इसलिए उनको वहाँ पे उनके हितों का संरक्षण का उनको पूरा अधिकार। तो ये है आर्टिकल 29 में। फिर आर्टिकल 30 क्या कहता है? एक चीज और डाउट बहुत लगता है लोगों को कि जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक क्या होता है? धर्म के आधार पर गणना की जाती, लेकिन जो रिजर्वेशन होता है वो जाति के आधार पर दिया जाता है। आर्टिकल 30 क्या बोलता है? 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार है। जो भी अल्पसंख्यक है ना, उनको अपना शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार होता है। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच, हाँ बोलिए। सर जो 29 में लास्ट में बोले थे डाउट वाला, वो मेरा से कट गया था सर, एक बार रिपीट कर दीजिएगा। जैसे कि मान के चलिए जो अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक की गणना राज्य के आधार पर करती है। जैसे झारखंड ना अल्पसंख्यक का गणना करेगा तो राज्य के आधार पर झारखंड में कौन कौन धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं, उसी तरह बिहार में, बिहार की जनसंख्या में जो 10% से कम है जो धर्म, वो हो गया अल्पसंख्यक। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी अल्पसंख्यक और रिजर्वेशन को लोग एक ही साथ सोचने लगता है। तो याद रखना है, अल्पसंख्यक की गणना धर्म के आधार पे और रिजर्वेशन, आरक्षण, जाति के आधार पे दिया जाता है। ठीक है, जो रिजर्वेशन है हमारा ST SC OBC, ये जाति के आधार पे दिया जाता है। लेकिन जो अल्पसंख्यक की गणना होती है, उसका जो काउंट होता है वो धर्म के आधार पे होती है। किसी भी स्टेट में 10% से कम जनसंख्या वाले लोग क्या कहलाते हैं? जो 10% से कम जनसंख्या वाले धर्म के लोग हैं वो अल्पसंख्यक है। ठीक है, आर्टिकल 30 क्या बोला? अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों के स्थापित करने का अधिकार। वही चीज है कि बहुसंख्यक लोग के बीच में शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है, तो इन अल्पसंख्यकों को अपने पसंद का
शैक्षिक संस्थान खोलने का अधिकार होता है। जैसे नहीं देखते हैं मदरसा वगैरह, सरकार इनको भी धन देती है, क्योंकि क्या करना है, अल्पसंख्यक को अपना हितों का संरक्षण करना है और अपना अलग से, जैसे नहीं पढ़ कोई भी अल्पसंख्यक है उसको अपना शैक्षिक संस्थान खोलना पड़ा, क्योंकि वो बहुसंख्यक के बीच जाने में संकोच महसूस कर रहा था। अगर मान के चलिए कि बहुत सारी संख्या में एक ही समुदाय के लोग बैठे हैं, धर्म के लोग बैठे हैं, आपका थोड़ा पहनावा अलग है, आप अकेले जाइएगा तो संकोच लगेगा। इसलिए बेटर होता क्या है कि आप उसी जगह पे जाइए जहाँ पे आपके तरह के लोग मिले। तो इसलिए अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान खोलने की अधिकार कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 30 में। ठीक, और इसका जो धन है पैसा सरकार देती है। याद रखना है आर्टिकल 30 क्या है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। इसके 3 प्रकार होते हैं। इस तरह के जो शिक्षण संस्थान है उसके भी 3 प्रकार होते हैं। राज्य से आर्थिक सहायता और मान्यता लेने वाले, बहुत से संस्थान ऐसे होते हैं जो राज्य से आर्थिक सहायता भी लेते हैं और मान्यता भी। ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन उनका आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होता। और तीसरा में है ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता और सहायता नहीं लेते। तीनों तरह के संस्थान चलते हैं। पहले और दूसरे प्रकार के संस्थान राज्य के अनुसार शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मानक, अनुशासन, सफाई व्यवस्था आदि होगी। पहला और दूसरा। और तीसरा होगा ऐसे प्रकार के संस्थान जो प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र परंतु सामान्य कानून जैसे ठेका कानून, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून, आर्थिक विनिमय आदि आवश्यक है। बस आपको याद रखना है आर्टिकल 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, क्योंकि उनको बहुसंख्यकों के बीच जाने में संकोच हो रहा था, इसलिए उनको अधिकार है कि वो अपने हिसाब से शैक्षणिक संस्थान खोल सकते। इसके लिए सरकार कभी कभी धन भी देती है। और इस तरह के शैक्षणिक संस्थान 3 प्रकार के होते हैं। बस ये जनरल नॉलेज के लिए हम आपको डाल देते हैं। आपसे सवाल यही पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है तो अलग बात है। तो पहले वाले में क्या बताएं, आर्थिक सहायता और मान्यता वाले संस्थान। दूसरे में मान्यता प्राप्त है पर पैसा नहीं दे रहा, और तीसरे में दोनों प्राप्त नहीं। पहला और दूसरे का जो शिक्षण संस्थान और स्टाफ, पाठ्यक्रम, ये कौन होता है, अनुशासन, सफाई, प्रशासन के थ्रू राज्य के अनुसार। और जब जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है, कोई गली कोचा में पढ़ा रहा होगा अपना पैसा लगा के, तो उसको काहे का सहायता। लेकिन उसमें भी कुछ कानून तो लगता ही होगा ना, जैसे ठेका कानून, श्रम कानून, ये सब। कोई काम करवा रहा है किसी श्रमिक से तो उसको पैसा देने वाला जो लॉ होगा वो तो लगेगा ही लगेगा। तो ये आर्टिकल 29 और 30 खत्म हो गया। अब 31 में क्या था, हम आपको बताए थे पैतृक संपत्ति। यह अनुच्छेद 19 में भी था, यहाँ भी है। तो यहाँ पैतृक संपत्ति की चर्चा है, जो मूल अधिकार था जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसको हटा के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। 19 में अर्जित संपत्ति की चर्चा थी, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा। जो 19 हम लोग 6 देखे थे उसमें क्या चर्चा था कि जो अर्जित संपत्ति है, जिसको खरीद के संपत्ति बना है, उसका चर्चा था। लेकिन 31 में पैतृक संपत्ति जो आपको आपके पिता या पूर्वज के माध्यम से मिला, उसका चर्चा। दोनों को हटा के हम लोग 300 क में ले गए, क्योंकि बहुत जरूरी था। नहीं तो हम लोग अगर भूमि हमसे किसी विकास काम के लिए कोई मांगता तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते, भैया हम तो मौलिक अधिकार में है, आप हमसे छीन नहीं सकते। तो इसलिए जरूरी था इसको हटाना, तो हटा दिए। तो 31 में क्या थी, पैतृक संपत्ति की चर्चा। और 19(6) में क्या थी, अर्जित संपत्ति, जो खरीद के जो संपत्ति बनाए उसकी चर्चा। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, फंडामेंटल राइट को कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती किंतु सरकार छीन सकती है। अब समझ में आया, जो भी संपत्ति का अधिकार है वो कानून अधिकार इसलिए बन गया क्योंकि जरूरत पड़े तो सरकार आपसे छीन सकती है। तो 31 हट गया है मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से, 44वें संविधान संशोधन 1978। अब हम लोगों का क्या है, अगला आर्टिकल संवैधानिक उपचार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं कि जो आर्टिकल 32 है ये सभी मौलिक अधिकारों की आत्मा है। आपको हम प्रस्तावना वाला भाग में पढ़ा दिए थे
कि जो संविधान का कौन सा भाग आत्मा है, तो वो प्रस्तावना है। लेकिन भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकार की आत्मा मानती है, इसमें डाउट नहीं कीजिएगा। तो अनुच्छेद 32 क्या होता है? मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार कौन सा आर्टिकल में है? तो 32। यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो जाए तो वह सीधे कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकता है। और इसी के आधार पे कोर्ट रीट जारी करती है। बंदी प्रतिरक्षीकरण, परमदेश, उत्प्रेषण, निषेध, प्रतिनिषेध, ये सब तो 5 तरह का रीट जारी करती है, आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ याद रख लेना है संवैधानिक उपचार क्या है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार को मौलिक अधिकार की आत्मा कहा है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? तो उसका उल्लंघन हो जाने पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32। भीमराव अंबेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 के बारे में क्या कहा गया है उसको देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की मौलिकता कहा और इसे संविधान की आत्मा के रूप में देखा। उनका मानना था कि यदि अनुच्छेद 32 ना हो तो मौलिक अधिकार केवल कागज पे लिखी हुई बातें रह जाएंगी और उनका कोई प्रभावी अस्तित्व नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा कि किस भाग को, संविधान के किस भाग को आत्मा कहते हैं। तो प्रस्तावना को, संविधान के प्रस्तावना वाले भाग को आत्मा कहते हैं। लेकिन भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? तो संवैधानिक उपचार को कहते हैं। याद रखिएगा आर्टिकल 32। इसमें क्या है कि अगर कोई मौलिक अधिकार का हनन कर देती है स्टेट या फिर राज्य आपसे, तो आप सीधे दौड़ कर पहुंच जाइए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसमें रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और उसके अधिकार पे आपका जो उल्लंघन हुआ है उसके लिए पनिश करती है। तो अनुच्छेद 32 भारत की संविधान की सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसकी मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक उपचार के रूप में जाना जाता है, जिसे संविधान की आत्मा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सीधे न्याय पाने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अब इसमें रीट क्या है? रीट जारी करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 22 सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 22 के थ्रू और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करती। याद कर लीजिएगा क्या तरह का रीट होता है? 5 तरह का रीट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें उपनाम से पूछ देता है। तो संविधान की आत्मा याद रखना, संविधान की मौलिक अधिकार का संरक्षक याद रखना है, आर्टिकल 32 याद रखना है, और संवैधानिक उपचार याद रखना है। 5 तरह का रीट होता है, सुप्रीम कोर्ट 32 के थ्रू और हाई कोर्ट 226 के थ्रू रीट जारी करती है। और हाई कोर्ट का क्या है ना कि रीट जारी करने का एक्स्ट्रा अधिकार होता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल आपको हाई कोर्ट लगेगा। अगर हाई कोर्ट होगा सिलेबस में तो और मज़ा आता, लेकिन हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देंगे। जैसे है 5 तरह का रीट कौन कौन सा जारी करता है। पहला है बंदी प्रतिरक्षीकरण, हेवियस कॉर्पस। पहला रीट क्या है? बंदी प्रतिरक्षीकरण। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है तो उसे अदालत में प्रस्तुत करने का आदेश देती है सुप्रीम कोर्ट हेवियस कॉर्पस के थ्रू। अक्सर ऐसा ही होता है कि कभी कोई आपको गलत तरीके से फंसा दिया तो आप कहाँ जाइएगा? तो इस तरीके में कि आपका संवैधानिक जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो गया, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगी बंदी प्रतिरक्षीकरण, हेवियस कॉर्पस। किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से आप हिरासत में नहीं रख सकते हैं। दूसरा है परमादेश। किसी भी सरकारी अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देती है, और इसी के थ्रू कोई भी सरकारी अधिकारी को अपने काम करने का आदेश देती है, और इसी के थ्रू कोई भी डॉक्टर इलाज करने से आपको मना नहीं कर सकता है। सरकारी डॉक्टर, कोई भी गवर्नमेंट टीचर आपको पढ़ाने से मना नहीं कर सकता है। किसके कारण? परमादेश मैंडेमस के कारण।
तो इस रीट में क्या होता है कि सरकारी अधिकारी को अपने कर्तव्यों को पालन करने का आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, कोई भी निचली अदालत को अपनी न्यायिक सीमाओं के बाहर कार्य करने से रोकने का आदेश देती है सुप्रीम कोर्ट। एक बार ऐसे ही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पे उसके पे आरोप लगा के हाई कोर्ट का जस्टिस उस पे जजमेंट दे दिया था। एक बात बताइए, हाई कोर्ट बड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट खुद सुप्रीम है। अब सुप्रीम कोर्ट पे आदेश हाई कोर्ट दे देगा तो जाहिर सा बात है प्रतिषेध लगा देगा, उस पे सेध लगा देगा कि भाई निचली अदालत को अपनी न्यायिक सीमा के बाहर कार्य करने से रोक देती है। तीसरा है उत्प्रेषण, कि निचली अदालत या अधिकरण के आदेश की समीक्षा करने और उसको रद्द करने का आदेश देता है उत्प्रेषण के थ्रू। फिर है अधिकार परीक्षा, क्वेटोरेंट, किसी भी व्यक्ति को यह पूछने का अधिकार है कि वह किस सार्वजनिक पद को किस अधिकार से धारण कर रहा है। इसी के थ्रू आप किसी भी सरकारी अधिकारी या फिर सरकारी एम्प्लॉय से आप पूछ सकते हैं कि आपका कौन कौन सा सर्टिफिकेट गलती तो देके कहीं एम्प्लॉयड तो नहीं ना हो गया। यही रीजन है कि अक्सर अगर कभी आप सुनते होंगे कि कोई भी सरकारी एम्प्लॉय कास्ट सर्टिफिकेट या फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट गलत दे दिया और किसी को बता दिया तो चला जाएगा आयोग को बोलेगा अधिकार परीक्षा, क्वेटोरेंट, कि भैया किस अधिकार से ही उस पद पे बैठा है। तो इस तरीके से जांच होती है। तो अनुच्छेद 32 में हम लोग 5 रीट देख लिए हैं। यही 5 रीट इंपॉर्टेंट है: बंदी प्रतिरक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, जिसको संविधान की आत्मा बोलते हैं। तो आज फंडामेंटल राइट्स को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में 3 आर्टिकल बच गया, उसको कंप्लीट कर देंगे। सर बोलिए। सर आपने शुरू में लिखवाया था कि संविधान की प्रस्तावना को आत्मा बोलते हैं, लेकिन अभी वाला में मैं थोड़ा सा डाउट हो गई सर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अनुच्छेद 32 को क्वेश्चन किस टाइप का होगा उसमें मैं डाउट हो गई सर। हाँ, डाउट होगा, डाउट करता है, इसलिए तो हम आपको बता दिए कि जो प्रस्तावना है ना, क्लियर कर दीजिए सर। जो प्रस्तावना है संविधान की, जो प्रस्तावना है, संविधान का जो प्रिम्बल है, जो अगर आपसे संविधान पूछा क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, भाग आ गया तो आपको प्रस्तावना मार देना। 32 हो जाएगा। नहीं, 32 नहीं होगा, प्रस्तावना होगा जी। और अगर आपसे पूछ लिया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहने पे किसको संविधान की आत्मा कहते हैं या फिर मौलिक अधिकार में कौन सा संविधान का आत्मा है, तो आपको मारना है 32। लेकिन कौन सा भाग पूछ दिया तो मारना है प्रस्तावना। यही इसी में डाउट होता है, इसमें बहुत गलती करता है। दोनों का नाम सेम है, एक भीमराव अंबेडकर इसको संविधान की आत्मा कह के गया, लेकिन प्रस्तावना को सभी को संविधान की आत्मा मानता है। तो एक याद रखना है इसके थ्रू कि भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार को मानते हैं संविधान की आत्मा, लेकिन जो प्रस्तावना है संविधान की, उसके भाग को सब कोई संविधान की आत्मा मानता है। ठीक है? जी सर। ठीक, थैंक यू सर। ठीक। और